आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक अच्छे से वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के हिंदी का ये चौथा चैप्टर है और हमारे चैप्टर का नाम है क्या लिखूं। ठीक है, इस चैप्टर के जो हमारे लेखक है ना वो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी है। ध्यान रखना दोस्त मेरे, इन्हीं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी को हम मास्टर जी के नाम से जानते हैं। इन्हीं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी को भारत का तीसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म भूषण सम्मान इन्हें दिया गया है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानिए कि इस कहानी की घटना क्या होती है। पहले मैं आपको देखिए कहानी बताऊंगा, फिर मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करूंगा, फिर आपको ये नोट्स बनवाऊंगा, फिर आपके लिए ये सबसे आसान चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए जो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी होते हैं ना, इनकी दो बेटियां होती हैं, एक अमिता और एक नमिता। ये पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के जीवन की खुद की कहानी घटी हुई होती है। तो जो इनकी बेटियां होती हैं ना, अमिता और नमिता, इनको कहती हैं कि पापा आप दूर के ढोल सुहावन होते हैं और समाज सुधार पे आप निबंध लिख के हमको दीजिए। बेटियों को कहाँ पता था कि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी को निबंध लिखने आता ही नहीं है। बेटियों को तो मालूम नहीं था, और वो भी बेटियां कही थी कि मुझे 5-5 पेज आप निबंध लिख के दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, एक शॉर्ट तरीके से कहानी बताता हूँ। आप मान लीजिए एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको एक सिंपल सा टॉपिक मिल गया, यदि मैं राजा होता। और यदि आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको एक आसान टॉपिक नहीं मिलता, जैसे राजनीति पर, तो आप किस पर निबंध लिखना चाहेंगे? तो बोलोगे भैया हम उसी टॉपिक पे लिखेंगे जो सबसे आसान हो। यदि मैं एक राजा होता तो प्रजा को खुश करता, प्रजा को सोने चांदी बंटवाता, देशों विदेशों में घूमता, 10-10, 20-20 शादियाँ करता। इतना आप लिखते कि आपकी कलम खत्म हो जाती, फिर भी आपके शब्द कम पड़ जाते। लेकिन वही यदि राजनीति पे लिखना हो तो भैया पूरा शब्द तरीके से, पूरी अच्छी तरीके से आप नहीं लिख पाएंगे जितना आप उस टॉपिक पे लिखेंगे। यही घटना पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के संग हुआ था। देखो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी को आसान टॉपिक मिलते तो वो तो तुरंत लिख देते, लेकिन उनकी बेटियां क्या कहीं कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं और समाज सुधार, इस टॉपिक पे आपको 5-5 पेज लिखने हैं। अब भैया होता क्या है कि पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी तुरंत चले जाते हैं पुस्तकालय में, यानी लाइब्रेरी में जाते हैं। लाइब्रेरी में जाने के बाद वो पुस्तकों को ढूंढने लगते हैं, बड़े बड़े लेखकों के, जैसे A.G. गार्डिनर हो गए और विलियम शेक्सपियर हो गए। कई सारी किताबों को पढ़ने के बाद इन्हें एहसास होता है कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं और समाज सुधार पे जो निबंध है ये मैं किताबों से नहीं ढूंढ के लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ तो सिर्फ अपने से ही लिख सकता हूँ, अपने भावनाओं से लिख सकता हूँ। देखो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कई तरीके से पूछेंगे और मैं आपको प्रयास करता हूँ कि आप खुद से उस चैप्टर को लिखने की कोशिश करें अपने एग्जाम में। यदि आप अपने भावों से यदि चैप्टर को एग्जाम में लिख दिए ना, तो आप सबसे बेहतर आप नंबर लेके आइएगा। दोस्त मेरे इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, देखिए तो हमारे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी जो होते हैं ना, ये पुस्तकालय में कई सारी पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी दूर के ढोल सुहावन होते हैं और समाज सुधार पे निबंध नहीं खोज पाते हैं। अब इनके दिमाग में एक ही चीज आता है कि अब इस निबंध को लिखने का सिर्फ एक ही उपाय है कि मैं खुद से अपनी भावनाओं से इस चैप्टर को लिखूं। ठीक है, इस निबंध को लिखूं। तो ध्यान से देखना, देखिए इसमें लिखा गया है कि क्या लिखूं, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की एक खुद की कहानी है। ध्यान रखना, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी की दो बेटियां होती हैं, अमिता और नमिता। ठीक है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। और वो कहती हैं कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं और समाज सुधार पे इनकी बेटियां इन्हें निबंध लिखने के लिए कहती हैं। ठीक है, बेटियों को नहीं पता था कि पिताजी को निबंध लिखने भी आता है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर है कि ये अपनी समस्या का हल पाने के लिए पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी पुस्तकालय में जाते हैं और वहां पे ये निबंध ढूंढने लगते हैं। पुस्तकालय में A.G. गार्डिनर और विलियम शेक्सपियर की बातों का ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि निबंध बहुत बड़ा नहीं बल्कि एक बहुत छोटा सा निबंध लिखना चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, देखिए अब देखिए होता क्या है, ये सोचते हैं कि मैं फ्री राइटिंग लिखूं, यानी अंधाधुंध राइटिंग लिखूं। कभी आप अंधाधुंध राइटिंग लिखे हैं? बोल दोगे भैया नहीं। मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आपका एग्जाम है और एग्जाम आपका खत्म होने वाला है, सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं। कितने मिनट भैया? सिर्फ 5 मिनट बचे हुए हैं। ध्यान रखना मैं क्या कहता हूं। और भाई साहब आपको एक निबंध लिखना है, उस 5 मिनट में आप इतनी तेजी से लिखोगे, ना व्याकरण का ध्यान दोगे, ना उसकी मात्रा का ध्यान दोगे, ना राइटिंग का ध्यान दोगे। जिस तरीके से आएगा उसी तरीके से लपेट के लिख देंगे भैया, ये बात ध्यान रखना।
उसको ना मैं पढ़ सकता हूँ, ना आपके कोई दोस्त पढ़ सकता है। उस राइटिंग को सिर्फ आप ही पढ़ सकते हो भाई, इस बात का ध्यान रखना। उस समय होता क्या है दोस्तों कि हम लोग एकदम भावुक हो जाते हैं, और जब भावुक हो जाते हैं ना तो हमको पता नहीं चलता है कि हम कितना राइटिंग खतरनाक लिख रहे हैं, कितना राइटिंग बढ़िया लिख रहे हैं। देखो, उससे बचने का एक ही उपाय है कि हम ज़्यादा ना लिख के छोटा सा ही एग्जाम में राइटिंग लिखेंगे, लेकिन सुंदर लिखेंगे और बढ़िया तरीके से लिखेंगे, रिलैक्स हो के लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना आप इस बात को। अब देखिए आगे क्या होता है कि लेखक जब पुस्तकालय में होते हैं तो वो देखते हैं कि जो एजी गार्डिनर थे वो जब अपना निबंध लिखते थे ना तो अपना टाइटल भूल जाते थे, और जो विलियम शेक्सपियर थे ना वो जब अपना निबंध लिखते थे ना तो उसमें जो चरित्र होते हैं, जो पात्र होते हैं, तो उनका नाम लिखना ये भूल जाते थे। और जो हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी थे ये पूरा निबंधवा लिखना भूल जाते थे। तो ये सोचे कि काश मैं उसी तरह अंधाधुन राइटिंग लिख के अपने बेटियों को दे दूं, काम चल जाएगा। लेकिन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, वो क्या होगा, गलत होगा। इसलिए फिर एक समस्या होती है कि अब मैं क्या लिखूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से अंत करूं, कैसे लिखूं, इनका इन्हें ज्ञान नहीं था। इसलिए ये बड़ी समस्या में पड़ जाते हैं। और फिर वहीं पे एक और नाम होता है, इसीलिए चैप्टर का नाम पड़ा है क्या लिखूं। तो अब आप ये मत कहिएगा भैया कि ये क्या लिखूं, क्यों पढ़ा है चैप्टर का नाम। देखो, मैं अपने पॉइंट्स में भी लिखा हूं, इसे भी साथ साथ पढ़ते रहना। देखो, नोट्स बना लोगे इस पॉइंट्स का, तुम जब भी इसे रिवाइज करोगे, जब भी तुम्हारा एग्जाम होगा, ये तुम्हारे लिए सारे पॉइंट्स को समझ में आएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ। देखो, लिखा है लेखक को पुस्तकालय में वैसी कोई चीज़ नहीं मिलती है जिससे उससे निबंध लिख जाए। बख्शी जी के मन में एक विचार आता है कि निबंध को छोटा ही लिखूंगा, जिसमें सुंदरता होगी और उसमें भाव होंगे और उसमें भाषा शैली होगी, और मैं निबंध को सोच सोच के लिख दूंगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। फिर कहते हैं कि मेरे सामने एक और समस्या आती है कि निबंध को कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से अंत करूँ, किस प्रारूप में लिखूँ। ये भी मेरे अंदर एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसलिए हमारे जो चैप्टर का नाम है वो पढ़ा है क्या लिखूँ, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिए। गार्डिनर साहब कहते हैं कि मैं अपना टाइटल भूल जाता हूँ। विलियम शेक्सपियर साहब कहते हैं कि मैं अपना निबंध का पात्र लिखना भूल जाता हूँ। और एक मैं हूँ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो अपना निबंध ही लिखना भूल जाता हूँ। ठीक है ध्यान रखना। बख्शी जी अब निबंध को छोटे छोटे वाक्यों में लिखना चालू कर देते हैं जितना उन्हें ज्ञात होता है। अब देखिए ये क्या लिखते हैं, दूर के ढोल सुहावन होते हैं। ठीक है, दूर के ढोल सुहावन होते हैं, इस टॉपिक पे हमारे लेखक निबंध लिखना चालू कर देते हैं। देखिए, जो दूर व्यक्ति होता है ना वो अत्यधिक प्रिय होता है, पास वाला व्यक्ति उतना प्रिय नहीं होता है, इस बात को आप लोग जानते ही हैं। लेकिन इसका अर्थ कुछ और ही लिखते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं कि यदि यदि दूर ढोल बज रहा है, ढोलक, ढोलक मतलब समझ रहे हैं ना, डम 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 जो बजता है, तो दूर यदि ढोलक बज रहा है ना तो जो उसके पास में खड़ा व्यक्ति है ना उसे उस ढोलक का राग वो पता नहीं चलता है। लेकिन जो दूर व्यक्ति उस ढोलक को सुनता है ना उसे बढ़िया लगता है वो आवाज़। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि आप डीजे सुने हैं ना जिस पे नाचा जाता है, ठीक है, देखो डीजे के पास यदि आप खड़ा हो जाएंगे ना तो उसके धुन पे नाचेंगे। जैसे जब जब डीजे की आवाज़ आएगी तब तक आप ऐसे नाचोगे। लेकिन जो दूर खड़ा व्यक्ति है ठीक है, जो दूर खड़ा व्यक्ति है वो डीजे को भी सुनेगा, उसके ध्वनि को भी सुनेगा, उसकी सुंदरता को भी सुनेगा। इसलिए जो दूर वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा आनंद लेगा। ठीक है, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनना। मान लीजिए आप शादी में गए हैं, शादी में शहनाई बजती है। देखो मैं यहाँ पे शहनाई का चित्र लगा दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो शहनाई बज रही है और शादी हो रही है, तो आप उससे क्या सीखेंगे? आप शादी को देखेंगे, ना कि उस शहनाई को देखेंगे। यानी जो ऐसे ऐसे बजाई जाती है इसको आप नहीं देखेंगे। उसी तरह जो दूर व्यक्ति खड़ा होगा ना, जो दूर व्यक्ति खड़ा होगा ना, वो शादी के शहनाई को सुनकर उसके मन में एक विचार आएगा कि यार मेरी भी ऐसे ही शादी होगी, या मेरे भी घर ऐसे ही शादी होगा। तो जो दूर वाला व्यक्ति है ना ज़्यादा आनंद लेगा, ज़्यादा मजा लेगा उस शादी के धुनों को, उस डीजे के धुनों को। वो अंदर अंदर ऐसे नाच भी लेगा, ठीक है, वो सब कुछ आनंद ले लेगा दूर से। लेकिन जो पास वाला व्यक्ति होगा ना वो उतना आनंद नहीं ले पाएगा जितना दूर वाला व्यक्ति ले पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो देखो मैंने तो अपने पॉइंट्स में लिखा ही है कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं। दूर की ढोल के समीप बैठे व्यक्ति कर्कश, ढोल की ध्वनि के समीप बैठे व्यक्ति को कर्कश जैसे आवाज़ आती है। ढाएं 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 इसको कहते हैं, कर्कश की आवाज़ आती है। लेकिन दूर व्यक्ति बैठी को यही आवाज़ एकदम मधुर लगती है और उसकी भावनाओं में खो जाता है और व्यक्ति मन ही मन कल्पनाओं में खो जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मैं लिखा हूँ डीजे। देखो एग्जाम में आप डीजे ना लिखना, एग्जाम में सिर्फ आप ध्वनि ही लिखना, ढोल ही लिखना, डीजे देखो नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ डीजे बताया हूँ। ठीक है, देखो
कहा गया है, ढोल की ध्वनि में प्रेम, आकांक्षा, प्रेम की जीत, मनोभाव सब मिलाकर उसे मधुर बना देते हैं। और उस ढोल के अंदर जो पीछे का राग छिपा हुआ होता है ना, भाई साहब मेरे घर भी वैसे शादी होगी, मेरी भी वैसे शादी होगी, वो जो मन में एक आनंद चलता है ना, वो भाई अजब ही अजब होता है। जब किसी की शादी होगी, इस बात को आप महसूस करिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी भावनाएं अपने चैप्टर, अपने निबंध में लिखते हैं। दूर के ढोल सुहावन होते हैं। किसको किसको बात समझ में आ गई बोल देना हाँ भैया। अब अगला टॉपिक पे निबंध लिखते हैं, वो है समाज सुधार। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भारत है ना, इस भारत में कई लोग आए जो समाज को सुधारने के लिए खड़े हुए। पहले तो आपको पता ही होगा कि जो महात्मा बुद्ध थे वो बौद्ध धर्म के लिए पूरा ज्ञान बांटे, जो महावीर स्वामी थे वो जैन धर्म को बांटे, उसके बाद नागार्जुन थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अर्जुन, शंकराचार्य, गुरु नानक देव, कबीर दास। उसके बाद आप देखेंगे कि महात्मा गांधी ने कितने सारे आंदोलन किए, असहयोग आंदोलन, सवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, नमक आंदोलन, चंपारण में नील की क्रांति। देखो बहुत सारे लोग आए और समाज को सुधारने की कोशिश की है। ये जितने लोग आए थे ना, ये समाज को सुधारने का प्रयास किए, समाज को एक नई दिशा में ले जाने का प्रयास किए। लेकिन देखो हुआ क्या, आज के समय में हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास देखो कोई ना कोई घर होगा, उस घर में कोई ना कोई गाड़ी होगी, पंखा भी होगा, कूलर भी होगा। देखो हमारी जितनी भी जरूरतें हैं सब हमारे घर में मौजूद होती हैं, फिर भी हमारे लिए वही हमारी कमी होती है। ठीक है, तो हम अपने ही चीज़ों से संतुष्ट नहीं होते हैं और अपने चीज़ों को पाने के लिए हमेशा दूसरे चीज़ों को पाने की कोशिश करते हैं। और देखो दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जब हम दूसरी चीज़ों को पाने की कोशिश करेंगे तो हमारे में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। और जब हमारे में परिवर्तन होगा तो भैया बोल दो समाज में भी परिवर्तन होगा, समाज सुधार में भी परिवर्तन होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। जब हम किसी चीज़ को खरीदने की लालच रखते हैं तो मतलब हमारे में परिवर्तन होगा, और जब हमारे में परिवर्तन होगा तो पूरे समाज में भी परिवर्तन होगा। इसी को कहते हैं समाज सुधार। ठीक है, देखो मैं ये अपने तरीके से आपको बताया हूँ, लेकिन आपको क्या लिखना है इसके लिए ध्यान से समझना। देखिए लिखा है इसमें कि समाज सुधार, समाज को सुधारने के लिए कई लोग, महात्मा बुद्ध जैसे हो गए, महावीर स्वामी हो गए, नागार्जुन हो गए, शंकराचार्य हो गए, कबीर हो गए, गुरु नानक हो गए, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जिसने आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, ध्यान रखना। महात्मा गांधी जिन्होंने कई सारे आंदोलन किए, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौरी चौरा हत्याकांड में आंदोलन किए। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। महात्मा बुद्ध के बारे में जानते ही हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक जिन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं, इनके बारे में भी ध्यान रखना। और महावीर स्वामी, इनके बारे में भी ध्यान रखना, ये जैन धर्म के हैं, 24वें तीर्थंकर थे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सारे लोग हमारे समाज को बढ़ाने की कोशिश किए और ये सभी लोग समाज में सुधारने वाले थे और लोगों के बीच जा जाकर, लोगों के गांव गांव में, शहरों शहरों में जाकर ये लोगों को जागृत किए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, आगे लिखा हूं मैं कि हमारे पास जितना है वही हमारे लिए कमी हो जाती है और हमेशा हम परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं और समाज में नए नए दोष उत्पन्न होते रहते हैं, जिसे सुधार करने के लिए समाज हमेशा प्रयत्न करता रहता है। इसलिए कहते हैं समाज सुधार परिवर्तनशील होता है। ठीक है, क्लियर एकदम। आगे देखिए, जो सबसे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे लास्ट पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से सुनना। इस टॉपिक में सिर्फ हम एक ही चीज समझेंगे कि युवाओं और वृद्धों में अंतर क्या होता है। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखो जो युवा लोग होते हैं ना, जो हम लोग होते हैं, जो आप लोग होते हैं ना, ये बहुत कष्ट से हम लोग रहते हैं। हमारे हर एक पल पे हम कष्ट और समस्याओं से अपने जीवन का सामना करते हैं। हमारे हर एक कदम पे हमारे पास कष्ट मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। भविष्य के बारे में सोचते हैं कि कल मैं ऐसे करूँगा, कल मैं ये करूँगा, वहाँ पर ऐसे पढ़ाई करूँगा, मैं यहाँ पर कमाऊँगा, इतना कमाऊँगा। देखो ये सब होता है युवाओं के बीच में, हम लोग के बीच में। लेकिन ठीक इसके विपरीत ध्यान रखना, जो वृद्ध लोग होते हैं ना, जो बूढ़े लोग होते हैं, वो लोग के पास यदि आप जाएंगे ना तो वो लोग कहेंगे कि हमने जवानी में ये किया, हमने जवानी में वो किया, हमने ये किया, हमने वो किया। तो आप बड़ा ध्यान से समझिए, जो युवा होते हैं ना वो अपने भविष्य की बातें करते हैं और जो वृद्ध लोग होते हैं ना वो अपने अतीत की बातें करते हैं जो उनसे बीत गई होती है। आपको पता नहीं है, मैं देखो जब भी किसी वृद्ध आदमी के पास जाता हूँ ना तो वो लोग इसी बातें में बात करते हैं, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा होता ही है। आप किसी वृद्ध आदमी के पास जाइए, सही में आप किसी वृद्ध आदमी के पास जाइए, आप वहाँ पे देखिएगा, आप देखेंगे कि जो वृद्ध लोग होते हैं ना, जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो अपने जवानी में क्या क्या किए, वो जवानी में अपनी ही गाथाएं बताएंगे जो वो बीत चुकी है। वो भविष्य के बारे में बातें नहीं बताते हैं। लेकिन जो युवा होते हैं ना वो हमेशा भविष्य की बातें करते हैं, युवा अपने बचपन की बातें नहीं करते हैं। तो
देखो, जितना आनंद युवाओं को मिलता है अपने भविष्य की बातें को बता के, उतना ही आनंद इन वृद्धों को मिलता है अपने अतीत की बातों को बता के। इसीलिए कहा गया है कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं। ये भी टॉपिक लेखक अपने चैप्टर में लिखते हैं, अपने पॉइंट्स में लिखते हैं। ध्यान रखना इस बात को। और देखिए, मैं यहाँ पे लिखा भी हूँ कि युवाओं को हर कदम लड़ना होता है। युवा शक्ति भविष्य में वर्तमान में लाने की कोशिश रहती है और वृद्ध व्यक्ति अपने अतीत को वर्तमान में लाने की कोशिश करते हैं और दोनों अपनी बातों से आनंदित होकर अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए कहा गया है कि दूर के ढोल सुहावन होते हैं। ये पूरी शॉर्ट नोट्स है। नीचे देखो एक बाबा हैं और ये बाबा एकदम गुस्से से देख रहे हैं। शायद हमने इनके बारे में कुछ गलत कह दिया हो, लेकिन देखो मेरे यहाँ तो ऐसे ही बाबा हैं जो भाई उनके सामने मैं बैठता हूँ तो अपनी बातें बताते लगते हैं। तो भाई आप लोग के सामने कैसे हैं वो भी मुझे बताइएगा ज़रूर। देखो आपको ये कैसा लगा एक बार मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं देखो आपको एक बार पूरा बता दिया हूँ और आपको यहाँ पे नोट्स भी करा दिया हूँ। जैसे जैसे एग्जाम आएगा, कोई भी एग्जाम आएगा, इस नोट्स को पढ़ते रहिएगा। आपको मेरी बात जरूर याद रहेगी, ठीक है। ध्यान रखना, बेहतरीन तरीके से एग्जाम देना। कोई भी आपका एग्जाम हो, जहां भी आप जाएंगे बढ़िया करके आएंगे, ये मेरा वादा है। आप पूरे क्वेश्चन को बना के आएंगे। देखो मेरा प्रयास यही रहता है कि आपको जितने भी क्वेश्चन मिले ना, आप सारे क्वेश्चन का उत्तर अपने भाव से दें, उस चैप्टर के अनुसार दें। आप सबसे बेहतर नंबर पाइएगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में भारतीय संस्कृति में। इसको रिवाइज करके ही वहाँ पे आइएगा, मैं आपको भारतीय संस्कृति भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेवा समाप्त।